गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का विषय विज्ञान, जिसमें अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे शरीर में गति। तो यह बच्चों शरीर में गति के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था अध्याय 7, उसमें हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 8, उसमें हम शरीर में गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान सकते हैं कि गति शरीर, इसके बारे में हम जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपनी किताब में कि बिल्कुल शांत होकर बैठना और शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव करना। तो हमारे शरीर में जो गतियाँ होती है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपने आसपास या समय समय पर क्या होता है, अपनी आँखें होती है, हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, कई प्रकार के अंग होते हैं हमारे शरीर में। तो देखते हैं कि हम शांत बैठे हैं, लेकिन समय समय पर हमारी आँखें भी एक अंग है, उसकी पलकें झपकती रहती है और हम क्या करते हैं, शांत बैठे हैं, फिर भी हमारे नाक से और मुंह से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और आँखें झपकती है, उसकी पलकें जो झपकती है और अपने आप हमारा शरीर क्या होता है, गति करने लगता है। हमारा हृदय जो होता है वो भी धक धक की आवाज़ करता है, वो भी गति करता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियाँ पाई जाती है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा भाग कैसी गति करता है, हमारे शरीर में कौन सा भाग गति करता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को मोड़ कर देखेंगे, अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ कर देखेंगे, तो उसमें भी एक प्रकार से गति होती है। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे, हमारे पैरों से हम गति करते हुए जाएंगे। और मान लो हमको यहाँ से उठकर कहीं जाना है, तो हमारे शरीर की गति ही कहलाएगी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में गतियाँ होती है, विभिन्न गति होती है। तो शरीर की गति के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। एक सारणी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर 8.1 में क्या बोला है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, कैसे गति करते हैं। तो यहाँ पर जंतुओं के नाम दे रखे हैं, गाय है, मनुष्य है, सांप है, पक्षी है, कीट है और मछली भी है। इस प्रकार से वो कैसे गति करते हैं, गमन प्रयुक्त होने वाला अंग। जैसे गाय कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, तो वो कैसे गमन करेगी, उसका अंग कौन सा होगा, पैर से जाएगी और चलकर जाएगी। मनुष्य पैर से जाएगा और चलकर जाएगा। सांप के बारे में देखेंगे तो उसका संपूर्ण शरीर जो होगा और वो रेंग कर जाएगा। पक्षी हो, उसके पंख के अंगों से हो जाएगा, उसके अंग और वो उड़कर जाएगा। इस प्रकार से कीट होगा, वो पंख पैर और उड़कर जाएगा। मछली अपने पर पंखों से और तैरकर जाएगी। इसी प्रकार से वो गति करेंगे। तो यहाँ पर जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का किस प्रकार गमन करते हैं वो हम देखेंगे। चलना होता है, टहलना होता है, दौड़ना होता है, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, ये क्या है, गमन करने की स्थिति कहलाएगी। इसे हम कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में पर जाने की, गमन करने की प्रयुक्त होने वाली विधि, इसको हम कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न मतलब अलग अलग जंतुओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें विविधता होती है, वो अलग अलग विधि से गमन करते हैं, तो उसे हम विविधता कहते हैं। और ये विविधता पाई जाती है क्योंकि मनुष्य के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, जो मानव का शरीर है उसमें अलग अलग की गतियाँ हम देखेंगे। अब शरीर का एक एक भाग हम देखेंगे, अपनी गर्दन देखेंगे, कलाई देखेंगे, उंगलियां देखेंगे, घुटने, एड़ी और पीठ, सिर, कोहनी, ये इस प्रकार से हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि
संपूर्ण भाग दौड़ता है या संपूर्ण प्रकार से गति करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से हमारा शरीर गति करता है, झुकता है, उठता है, बिल्कुल गति नहीं करता है, कौन सा भाग कैसे गति करता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारे शरीर में संधि होती है। संधि मतलब जोड़ होता है। एक हड्डी से दूसरी हड्डी जब जुड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उन स्थानों को हम संधि कहते हैं। जैसे क्या होता है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ पाते हैं और घुमा पाते हैं। जैसे अपनी गर्दन इस तरफ से घुमाएंगे, इस तरफ से घुमाएंगे, इस प्रकार हम घुमा सकते हैं और मोड़ सकते हैं। जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, मतलब जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं, अपने हाथ को देखेंगे तो यहाँ से हम इसको मोड़ सकते हैं और घुमा सकते हैं। तो एक हिस्सा इधर का हो जाएगा, एक हिस्सा इधर का हो जाएगा। तो इस बीच के जो स्थान होता है उसे हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। तो उसको हम संधि कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की संधियाँ होती है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की संधि होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंदुकखलिका संधि। ये इस प्रकार से चित्र में दिखा रखी है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कंदुकखलिका संधि। अब इसका चित्र भी हमको बनाना है। यह क्या होती है? इसको एक कागज के रूप में, कागज को लेकर पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़कर उसको बनाना है। ये क्रियाकलाप 2 जो पढ़कर इस संधि को हम बना सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कंदुकखलिका संधि। यह कहाँ पर होती है? कंधे, कटोरी कंधे के उस भाग को समान है जो हाथ से जुड़ा होता है। अस्थि गेंद के समान गोल हिस्सा की होती है। दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है और इस प्रकार की संधि दिशाओं को गति प्रदान करती है। इस संधि को हम क्या बोलेंगे? कंदुकखलिका संधि। इसी प्रकार से हम धुराग्र संधि जो होती है, हमारी गर्दन की संधि होती है, उसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। जो धुराग्र संधि में क्या होता है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, जो इस प्रकार से चित्र में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे हिंज संधि का चित्र भी यहाँ पर दिखा रखा है। यह इस प्रकार की संधि होती है और यह होती है घुटनों की संधि होती है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलना और बंद करना, कब्जों को ध्यानपूर्वक देखना और दरवाजे के आगे पीछे खुलने को देखना। तो इस प्रकार से हम उसको खोलेंगे, बंद करेंगे। जिसे हमारे घुटने की संधि है, हमारे पैर को हम मोड़ कर देखेंगे, वापस खोलेंगे। किस प्रकार से होता है? दरवाजे को खोलेंगे और उसकी कुंडी को हमेशा ऐसे मुड़ते हुए देखेंगे। तो उसको हम एक हिंज संधि का उदाहरण दे सकते हैं। अब आगे देखेंगे अचल संधि। अचल संधि मतलब जो संधि होती है अचल होती है, मतलब वो गति नहीं कर सकती है। जोड़ मतलब संधि तो है लेकिन वह अचल होती है। देखो, हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती, मतलब गति नहीं करती है। इन संधियों को हम क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। निचले जबड़े को हम सिर से दूर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है? क्या आप उसे गति दे पाते हैं? हमारा नीचे का जबड़ा ही, नीचे का हिस्सा ही हिलता है, ऊपर का हिस्सा नहीं हिलता है। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? अचल संधि कहते हैं। हमारी अस्थियां एक दूसरे को जोड़ती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन जिसमें गति नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अचल संधि ही बोलते हैं। अब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अस्थियां भी होती
हमारे मनुष्य का जो पूरा शरीर होता है, मानव कंकाल, इस प्रकार से चित्र में दिखा रखा है। ये मानव कंकाल होता है और यह भी एक अस्थियां मतलब हड्डियां होती है। इसी प्रकार से पसली पिंजर, यह भी हड्डियों का एक पिंजरा होता है, ये पसलियां होती है। और फिर हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो इस प्रकार से चित्र में दिखा रखी है, जो उसे हम मेरुदंड भी कहते हैं। और कंधे की अस्थियां, ये जो कंधे की अस्थियां हमारे यहाँ की अस्थियां होती है, इसमें भी गति होती है। श्रोणी अस्थियां, श्रोणी अस्थियों का चित्र ये दिखा रखा है। इसी प्रकार से मानव खोपड़ी का भी चित्र यह दिखा रखा है। इस प्रकार हम अस्थियों के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की अस्थियां होती हैं। हमारे कानों की अस्थियां होती है, कान के ऊपरी भाग में उभा अस्थि होती है। और हमारे हाथ की जो गति करने वाली अस्थियां होती है, उसमें पेशियां भी साथ में पाई जाती है। उसमें संकुचन और पेशी जिसे कहते हैं, उसमें संकुचित होते हैं और हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है। उसी लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है, जिसे हम पेशी शिथिल और उसका बढ़ना और घटना कहते हैं। इसी प्रकार से हम बच्चों यहाँ पर अस्थियों के बारे में और विभिन्न प्रकार की संधियों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, अब हम आगे पढ़ेंगे जंतुओं की छाल के बारे में, कि कौन से जंतु हमारे शरीर की गतियाँ जो होती है वो हम समझ सकते हैं। हम चल कर जाते हैं, हम तैर कर भी जा सकते हैं पानी में। इस प्रकार से पक्षी जो उड़ते हैं, उड़कर जाते हैं, गति करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो अंग होते हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतियाँ करते हैं। और उसमें अचल संधि, खलिका संधि, धुराग्र संधि, इस प्रकार से संधियाँ पाई जाती है। अब हम जंतुओं की छाल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जंतु जो होता है केंचुआ होता है। केंचुआ आप लोगों ने देखा होगा बारिश के दिनों में, जब बारिश हो रही होती है उन दिनों में एक छोटा जंतु होता है, उसके पैर नहीं दिखाई देते हैं। वो इस प्रकार से यह चित्र में दिखा रखा है, वो किस प्रकार से गति करता है, हम इसको देख सकते हैं। तो केंचुओं का शरीर जो होता है वो सिरे को नीचे दूसरे से सटाकर रखे होते हैं और छल्लों से बना होता प्रतीत होता है। जो केंचुआ होता है वो शरीर में अस्थियां नहीं होती है, पेशियां होती है, उसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। और वह इस दौरान केंचुआ जो होता है शरीर के पीछे के भाग को और आगे के भाग को चलने के लिए भूमि में जकड़े रहता है और अग्र भाग को फैलाता है और पश्चिम भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसी प्रकार से वो शरीर में संकुचित गति करता है और आगे और पीछे खींचता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इस प्रकार से वो गति को दोहराता रहता है। इस प्रकार से केंचुआ गति करता है। अब होता है घोंगा। घोंगा भी एक जंतु होता है, तो वो इस प्रकार का चित्र है। ये घोंगा होता है, इसमें क्या होता है, वो भी अपने शरीर को अंदर बाहर और पट्टिकाओं घोंगा जो अपन देख सकते हैं किस प्रकार वो गति करता है। उसे कवच कहते हैं। ऊपर की जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। घोंगे का बाह्य कंकाल होता है परंतु अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, घोंगे के साथ खींचता जाता है। इसी प्रकार से घोंगा भी गति करता है। अब हम आगे भी देखेंगे बच्चों कि घोंगा का जो कवच होता है वो छेद खुलने और इसकी मोटी परत होती है, वो मांसल संरचना की होती है। सिर बाहर आते दिखाई देता है और मोटी संरचना पैर और दृढ़ पेशियों का बना होता है। सावधानी पूर्वक उसको हम देख सकते हैं वो किस प्रकार अपने शरीर को लाद कर चलता है। तिलछट्टे के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर, जिसे हम काकरोच भी कह सकते हैं। हमारे किचन में जहाँ पाए जाते हैं कभी कभी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तिलछट्टा या काकरोच। वो जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में भी उड़ता है और इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और
करते हैं, उनमें चलने के लिए सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल होता है और बाह्य कंकाल विभिन्न एककों के परस्पर संधियों द्वारा जुड़ा होता है और इस कारण से उसकी गति संभव हो पाती है। वृक्ष में 2 जोड़े पंख होते हैं और अगले पैर संकरे और पिछले पैर छोड़े होते हैं और पतले होते हैं और तिलछट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में क्या करती है, सहायता करती है। वृक्ष की पेशियां तिलछट्टे के उड़ने के समय उससे पैरों को गति प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो पक्षी होता है और फिर मछली भी होती है, तो पक्षी जो अपने पंखों से उड़ते हैं और इस प्रकार से वो शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अस्थियां वायु में प्रकोष्ठ हो जाती है और जिसके कारण अस्थियां हल्की एवं मजबूत होती है और पैरों की जो अस्थियां होती है चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है पक्षियों की। और अगर आगे के जो पैर होते हैं अस्थियां रूपांतरित हो जाती है, पक्षी पंख बनाते हैं और कंधे की अस्थियां मजबूत होती है, वृक्ष की अस्थियां उड़ने में उन्हें सहायता करती है। इसी प्रकार से हम मछली को भी देख सकते हैं, उसके पंख होते हैं, उसके वो पंखों की गति इस प्रकार से होती है, तो वो इस प्रकार पानी को पीछे ढकेलती जाती है और उसमें गति प्रदान होती है। इसी प्रकार से सांप की गति भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर सांप फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं और उसका सर्प का जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है, वो शरीर की पेशियों और शीर्ण असंख्य होती है, परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वो दूर क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड और पसलियों त्वचा को एक दूसरे से जोड़ी रहती है और सर्प अनेक वलय से में मुड़ा होता है। वलय करते हुए इस प्रकार से वलय करते करते वह गति करता है। इस प्रकार वह वलय प्रत्येक वलय आगे को धकेलता देता है, इस कारण उसमें बहुत तेज गति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार की गति करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखा, मानव शरीर में गतियाँ और विभिन्न प्रकार की जंतुओं में गतियाँ। बच्चों, इन वीडियो को आप लोगों को देखना है और उसमें जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं वो हम PDF के माध्यम से आप लोगों को देते हैं, तो आप लोग उसको अपनी नोटबुक अपनी कॉपी में नोट करना है, लिखना है और चेक करवाना है। और इसी प्रकार से बच्चों आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।